Dear students, a very good morning to one and all. We have started the fifth unit, that is nothing but the designing of bearing. Okay, in last video we have covered the introduction part of the bearing, what is bearing classification, as well as also we have discussed the bearing characteristic number, how become the bearing modulus, what is the function, what is the role of friction. Okay, if friction is minimum then what will occur. Okay, तो ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया. Okay, in today's session we are going to discuss the hydrodynamic lubrication. So before starting, first of all we have to discuss the basic terminology used in the hydrodynamic general bearing. वो टर्म्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देखेंगे. दैट मीन्स सम यूजफुल टर्म्स रिलेटेड टू हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग. ओके, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पे एक आपका बेयरिंग है और बेयरिंग के आपका साथ आपका अंदर जर्नल मूव कर रहा है. आपको पता है बेयरिंग और जर्नल के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो आपका विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है. तो जर्नल कभी आपका सेंटर में तो कभी आपका इसेंट्रिक हो जाता है. ठीक है ना. तो मान लिया आपका जो बेयरिंग का सेंटर है वो ओ डैश दिखाया गया है, जबकि जर्नल का जो सेंटर है आपका वो ओ है. ओके, अब और चीज़ देखें, आपका बियरिंग की जो रेडियस है आपका वो कैपिटल आर है, जबकि जर्नल की जो रेडियस है आपका आर है. तो जो आपका बियरिंग का सेंटर और जो जर्नल का जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे जो आपका सेंटर आपका जो वेरिएशन है आपका, तो दैट मीन जो सेंटर आपका मूव किया, जो जर्नल मूव करने के कारण से यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी जनरेट हो गई है, यानी कि ओ डैश और ओ के बीच के जो डिस्टेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको स्मॉल ई से दिखाया गया है. क्लियर है. तो डायग्राम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. देखिए यहाँ पे अ हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बेयरिंग इज शोन इन फिगर इन विच ओ इज द सेंटर ऑफ द जर्नल एंड ओ डैश इज द सेंटर ऑफ बेयरिंग. ये मैंने आपको बताया पहले से ही. लेट डी इज द डायमीटर ऑफ द बेयरिंग. कैपिटल डी क्या है आपका बेयरिंग का डायमीटर, स्मॉल डी आपका डायमीटर ऑफ द जर्नल एंड एल इज द स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द बेयरिंग. ओके, नाउ द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन द हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बेयरिंग आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. वो टर्म कौन कौन से हैं देखिए जरा एक बार. हाँ जी, तो सबसे पहले आता है आपका डायमीट्रल क्लियरेंस. ओके, तो डायमीट्रल क्लियरेंस क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ द बेयरिंग एंड द जर्नल. यानी कि आपका बेयरिंग डायमीटर और जनरल डायमीटर का जो आपका डिफरेंस है वही आपका डायमीट्रल क्लियरेंस कहलाता है. मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं डायमीटर क्लियरेंस को, एंड सी इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी. जहाँ पे कैपिटल डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ द बेयरिंग एंड स्मॉल डी आपका डायमीटर ऑफ द जर्नल. ओके, तो ये आपका डायमीटर क्लियरेंस हो गया. अब हम बात करेंगे आपका रेडियल क्लियरेंस की. रेडियल क्लियरेंस क्या हो जाएगा? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द बेयरिंग एंड द जर्नल ऑफ द, दैट मीन्स दोनों के आपका रेडियस की आपका जो डिफरेंस होता है किसका, बेयरिंग और जनरल का जो आपका जो रेडियस है उनका जो डिफरेंस है आपका वो आपका रेडियल क्लियरेंस कहलाएगा. मैथमेटिकली हम उसको C1 से डिनोट करते हैं किसको, रेडियल क्लियरेंस को, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय C1 एंड इट विल गिव अस दैट इज़ नथिंग बट द R माइनस R. ठीक है, तो R को यदि हम आपका डायमीटर के टर्म में डिनोट करें तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, कैपिटल D बाई 2, और स्मॉल R हो जाएगा स्मॉल d बाई 2. ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको d माइनस डी बाई 2, एंड d माइनस डी एबव एक्सप्रेशन से देखेंगे तो d माइनस डी इज नथिंग बट द डायमीटर क्लियरेंस. और डायमीटर क्लियरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल c से. तो d माइनस डी की जगह यदि आप c कहें तो C1 क्या हो जाएगा, c बाई 2 हो जाएगा. यानी कि आपका जो रेडियल क्लियरेंस है आपका ऑलवेज डायमीटर क्लियरेंस है क्या रहता है, जस्ट हाफ रहता है. ओके, ये आपका यहाँ से ये कंक्लूजन निकला. थर्ड आप देखें यहाँ पे डायमीट्रल क्लियरेंस रेशियो. डायमीट्रल क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, तो इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द डायमीट्रल क्लियरेंस टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल. ओके, डायमीटर क्लियरेंस और जनरल डायमीटर का जो रेशियो होता है दैट इज़ नोन एज द डायमीट्रल क्लियरेंस रेशियो. ओके, दैट इज मैथमेटिकली यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसको, C बाई डी. और C क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट द कैपिटल D माइनस स्मॉल डी. तो इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका कैपिटल D माइनस स्मॉल डी बाई डी. ओके, क्लियर है. तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर क्लियरेंस रेशियो. फोर्थ हम लोग मूव करेंगे. फोर्थ वन इज़ द इसेंट्रिसिटी. ओके, इसेंट्रिसिटी देखें क्या है आपका. इसेंट्रिसिटी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जब आपका जर्नल का सेंटर आपका बेयरिंग के सेंटर पे आपका मतलब कॉन्सेंट्रिक ना हो करके वो क्या हो जाए, शिफ्ट कर जाए. ठीक है, तो उन दोनों की सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है आपका उसे हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी. हिंदी में इसे बोलते हैं उत्केंद्रिता. ठीक है,
मतलब अपने केंद्र से हट जाना, ठीक है। सो देखिए मैं क्या है आपका इसका डिफिनेशन देखें, इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ओ ऑफ द बेरिंग एंड द डिस्प्लेस्ड सेंटर ओ डैश ऑफ द बेरिंग, डिस्प्लेस्ड सेंटर ऑफ द जर्नल ऑफ द बेरिंग, ओके, दैट इज डिनोटेड बाई ई। तो यहाँ से ओ से ओ डैश ने आपको जो जर्नल मूव किया तो उसी को बोलते हैं, इस डिस्प्लेस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल ई से, ओके। नेक्स्ट देखें आप, मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस। ऑयल फिल्म थिकनेस क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बेरिंग एंड जर्नल। बेरिंग और जर्नल के बीच की आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसे हम लोग H0 से दिखाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फुल लुब्रिकेशन कंप्लीट लुब्रिकेशन कंडीशन में जो आपका जर्नल जहाँ तक मैक्सिमम आपका जो सेंटर मूव करता है, यानी कि दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, किसके बीच में, बेरिंग सरफेस के बीच में और जर्नल सरफेस के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, दैट इज डिनोटेड बाई H0, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई H0 एंड अकर्स एट द लाइन ऑफ सेंटर्स एज शोन इन फिगर एबव, इट्स वैल्यू में बी एज्यूम्ड एज C/4। H0 की जो वैल्यू होती है, ये देखिए H0 दिखाया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपका फिल्म आपका जो फिल्म है आपका उसकी वैल्यू आपका मिनिमम रहेगी, वही होता है आपका मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, जिसको हम लोग H0 से डिनोट कर रहे हैं, ओके। क्लियर हो गया। और ये आपका लगभग कितना होता है, जो आपका डायमीटर क्लियरेंस है उसका जस्ट चौथाई होता है, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एटीट्यूड और इसेंट्रिसिटी रेशियो, ओके। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी टू द रेडियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस और इसेंट्रिसिटी का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं आपका इसेंट्रिसिटी रेशियो, ओके। एंड इसे किससे मैथमेटिकली हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। सो एप्सिलॉन इज गिवन बाय, इट इज़ रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी ई एंड द रेडियल क्लियरेंस को किससे डिनोट करते हैं, C1 से। तो E/C1 इज नोन एट द एटीट्यूड और इसेंट्रिसिटी रेशियो एंड इट विल गिव अस E इक्वल टू क्या होता है, C1 माइनस H0, ओके। तो यहाँ से C1/C1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1 माइनस H0/C1, ओके। और C1 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स C/2 होता है, ओके। रेडियल क्लियरेंस क्या होता है, डायमीटर क्लियरेंस का जस्ट हाफ रहता है, तो C1 के यदि C/2 पुट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 2 H0/C आ जाएगा। तो ये आपका इसेंट्रिसिटी रेशियो हो गया। नेक्स्ट मूव करूँगा मैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग बियरिंग। देखें एक टर्म आता है आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग बियरिंग। इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल दैट इज L/D इज लेस देन 1, यानी कि जो आपका यदि L की वैल्यू डायमीटर से कम है, लेंथ की वैल्यू यदि डायमीटर से कम है, L/D रेशियो यदि 1 से कम है, उस केस में हम बेयरिंग क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कहलाएगी आपकी शॉर्ट बेयरिंग, ओके। जबकि यदि ऑन द अदर हैंड देखा जाए, इफ़ L/D रेशियो इज ग्रेटर देन 1, यानी कि लेंथ जो है आपका डायमीटर से ज़्यादा है, देन बेयरिंग इज नोन एज द लॉन्ग बेयरिंग। तो एक आपका सिंपल सा फिनोमेना है, इसको आपको ज़्यादा एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द स्क्वायर बेयरिंग। यदि कोई केस आपको ऐसा आता है जहाँ पे L/D का रेशियो 1 होता है, यानी कि आपका जो लेंथ है वो डायमीटर के इक्वल होगा, ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जर्नल बेयरिंग बोलते हैं। लैंग्वेज देखें, व्हेन द लेंथ ऑफ द जर्नल L इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल D, देन द बेयरिंग इज कॉल्ड द स्क्वायर बेयरिंग। तो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, ओके। चलें हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो और यूज़फुल टर्म्स हैं आपका, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका बेयरिंग डिज़ाइन में, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर जर्नल बेयरिंग, ओके। हमने पहले भी आपका इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट वीडियो में भी किसमें, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पे, Zn/P D/C, ओके। और भी एक टर्म था, ओके। यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, के का यूज़ कर रहे हैं। के आपका ये कैपिटल के नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल के है, क्योंकि आपका लास्ट सेशन में हमने जो के यूज़ किया था दैट इज़ द बेयरिंग मॉडुलस, जहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका मिनिमम रहता है, और उस केस में जितनी आपका Zn/P यानी कि बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की वैल्यू जो होती है वो आपका बेयरिंग मॉडुलस कहलाता है। के से डिनोट करते थे, कैपिटल के से, ठीक है, बट ये वो नहीं है, ठीक है ना। देखें यहाँ पे, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर वेल लुब्रिकेटेड फुल जर्नल बेयरिंग, द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बाय मैकी ब्रदर्स बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा में बी यूज्ड। मैकी ब्रदर्स के द्वारा आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एक्सप्रेशन दिया गया है, एक एम्पिरिकल रिलेशन दिया गया है विद आपका आफ्टर द
आफ्टर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ओके, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या आता है आपका 33 डिवाइडेड बाई 10⁻8, 33/10⁸ जेड एन बाई पी इंटू डी बाई सी प्लस के। ओके, जहाँ पे जेड आपको पता है दैट इज नथिंग बट द विस्कोसिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, एंड जो आपका पी है दैट मीन्स अलाउबल बेयरिंग प्रेशर वो आपका न्यूटन पर एम स्क्वायर है। Where Z and P, D and C have usual meanings as discussed in previous articles। ये सारी चीज़ हम बता चुके हैं पहले ही लास्ट सेशन में। ओके, नया टर्म आया है K, जो आपका फैक्टर टू करेक्ट फॉर एंड लीकेज। ये आपका लीकेज फैक्टर को हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ लेंथ टू द डायमीटर ऑफ द बेयरिंग, तो L/D रेशियो पे डिपेंड करेगा। इसको हम कंसीडर करते हैं आपका 0.002 फॉर L/T रेशियो ऑफ 0.75 टू 2.8, 0.75 से लेकर के 2.8 तक हम आपका जब ये जो रेशियो है इतना है 7.5 से लेकर के 2.8 के बीच के आपका जो रेशियो है आपका L/D, उसके लिए जो वैल्यू होती है की वो होती है आपका 0.002। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल लेंगे। ओके, जनरल बेयरिंग के लिए अब हम बात करेंगे आपका क्रिटिकल प्रेशर की। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द जनरल बेयरिंग। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, देखिए यहाँ पे द प्रेशर एट विच द ऑयल फिल्म ब्रेक, वो आपका मैक्सिमम प्रेशर आपका जहाँ पे जो फिल्म की थिकनेस है आपका ब्रेक कर जाए और जनरल पूरी तरह से आपका बेयरिंग सरफेस से कांटेक्ट में आ जाए, तो उसे बोलते हैं आपका क्रिटिकल बेयरिंग प्रेशर। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे द प्रेशर एट विच द ऑयल फिल्म ब्रेक्स डाउन सो दैट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिगिंस is known as the critical pressure or the minimum operating pressure of the bearing। okay, if it may be obtained by the following empirical relation। इसको कैसे निकालेंगे आपका, उसके लिए आपका empirical relation दिया गया है, that is P इक्वल टू Zn डिवाइडेड बाई 4.65 इंटू 10⁻6 डी बाई सी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई D प्लस L न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप क्रिटिकल प्रेशर को फाइंड आउट कर लेंगे जनरल बेयरिंग की। अब बात करूँगा मैं समरफेल्ड नंबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे समरफेल्ड नंबर क्या होता है, द समरफेल्ड नंबर इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द डिज़ाइन ऑफ जनरल बेयरिंग मैथमेटिकली। इसका भी बहुत बड़ा रोल है समरफेल्ड नंबर का, और समरफेल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है दैट इज़ नथिंग बट द Zn/P इंटू D/C का स्क्वायर होता है। ओके, और ये डिज़ाइन पर्पज़ की बात करूँ तो ये जो वैल्यू हमेशा आपका जो ले जाती है समरफेल्ड नंबर की वो होती है आपका 14.3 इंटू 10⁻6, यानी कि Zn/P D/C का स्क्वायर इक्वल टू 14.3 इंटू 10⁻6। ओके, सो फॉर टुडे इट इज़ मोर देन एनफ आई थिंक। ओके, so by using Sommerfeld number, critical bearing pressure as well as the coefficient of friction, you can solve the various problems regarding the general bearing. So you have to practice all, and if you have any doubt so you can ask in the comment section. Okay, so for today I think that is more than enough. Again I said, if you have any problem regarding this video you can ask, you all are welcome. Okay, so thank you so much.